सवाल ये पैदा होता है, मैं असल में ये डिस्कशन जो अभी मैं आपके साथ करने लगा हूँ ये मैं थ्रू आउट द सेशन नहीं कर सकता था। एक बच्चा जो फुल पेपर अटेम्प्ट करके बैठा होता है उसको अंदाजा होता है कि अच्छा रिटर्न असेसमेंट अपील में से भी सवाल आया हुआ है, पहले 1, 2, 3 चैप्टर में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, हेड ऑफ इनकम का उसके अलावा भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेल्स टैक्स का सवाल भी आया हुआ है, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। यानी अगर मैं आपको ब्लॉग्स में आगे बताऊं तो पिछली 10 अटेम्प्ट में से ये वाले सवाल लाजमी आए हैं और आने हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से सवाल लाजमी आना है, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल लाजमी आना है, रिटर्न असेसमेंट अपील वाला सवाल लाजमी आना है, या इनकम टैक्स का दूसरा न्यूमेरिकल होगा, या यानी एक न्यूमेरिकल है बिजनेस या एओपी का और एक या इनकम टैक्स के छोटे न्यूमेरिकल होंगे या सैलरी का बड़ा न्यूमेरिकल होगा। 4 क्वेश्चन हो गए। सेल्स टैक्स की थ्योरी, 5वां सवाल हो गया सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल। यानी ये क्वेश्चन अंडरस्टूड आने हैं। अब कोई आपसे पूछे सर 2 चैप्टर छोड़ दें या 3 चैप्टर छोड़ दें, नहीं हो सकता। उसने बिछा के पेपर ये सारे सवाल पूछने ही होते हैं। अब मैं कैसे कह दूं चैप्टर 2 छोड़ दें, भाई चैप्टर 1, 2, 3 में से 3 नंबर का सवाल आना है। हाँ, इसके अलावा ओकेजनली जो सवाल आ रहा होता है वो चैप्टर 4 में से आ रहा होता है। ओकेजनली सवाल को रेजिडेंट पर्सन पूछ लिया, कोई टैक्सियर पूछ लिया, कोई एफटीआर की बात पूछ ली, कोई लास्ट चैप्टर 4 में जो उसने मुख्तलिफ बातें बताई हुई 4-6 सेक्शन वो पूछ लिए। तो ये सवाल, ये पेपर इस तरह से आना, इसमें सारा मसाला होता है। इसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि आप 3 चैप्टर छोड़ दो उसमें से इस बार सवाल नहीं आएगा, ये वाला मजाक इसमें नहीं होता। अच्छा, अब ये ओवरऑल पेपर है और ये ओवरऑल सवाल आने हैं आपको, ये बात तो पहले ही पता है। मैं आप जब पेपर से पहले आए तब भी आपको पता था कि यार ये वाले सवाल लाजमी होंगे, न्यूमेरिकल लाजमी होगा, इनकम टैक्स का भी, सेल्स टैक्स का भी, थ्योरेटिकल पार्ट होगा, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पार्ट होगा। फिर उसके बाद अब जब आपके हाथ में अब ये एक खाका है जो आपके दिमाग में होता है कि यार ये वाला पेपर आना है। हाँ, अब प्रैक्टिकली क्या पेपर आया है। अब मेरी एक बात समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ द डे अब शुरू होने लगी है। यार आपको सेल्स टैक्स बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल वो सेल्स टैक्स का दे सकता है 18 नंबर का जिसको देख के आप क्लीन बोल्ड हो जाए, आपसे वो पकड़ा ही ना जाए, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। याद रखना, ये पेपर सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये नर्व्स का टेस्ट है। एन मुमकिन है वो आपको सेल्स टैक्स का 15 मार्क्स का ऐसा न्यूमेरिकल दे, आप पेपर में बैठे बैठे रोने लग जाओगे, यार मैं इतनी मेहनत की है, मैंने 21 न्यूमेरिकल किए हैं इसके, मुझसे हाथ ही नहीं लग रहा। हो सकता है वहां पर जो बच्चा रोया या परेशान हुआ वो बढ़ गया। मैं सही बता रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनो, यहां से आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, यही तकरीर है आज की। स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? 15 नंबर का है, लानत भेजता हूं मैं इस पे, मैं ये नहीं करूंगा। मेरे पास बाकी कितने मार्क्स हैं यार, इसमें से भी मैं पास नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मैं फारग हूं। अगर मैं 85 में से भी पास नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है? मैं डिजर्व नहीं करता पास होना। अब देखो, 10 नंबर 15 नंबर खराबी हो सकती है, ये हमेशा होती है। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बाकी 85 में से पास हो जाए। एक सवाल आपको ऐसा पड़ गया, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कहते हैं सर 75 का आता था, पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
और ऐसे भी देखे हैं जिनको 12 नंबर का पेपर नहीं आता, वो बेचारे वो सोच सोच के कि मुझे 12 का नहीं आता, वो 88 में से 50 नहीं ले पाए। यार ये अपने दिमाग को चलाना है उस मौके पर। सर आप ऐन मुमकिन है आपकी रिटर्न असेसमेंट अपील का टॉपिक बड़ा वीक है, लेकिन इसमें से आपको ऐसा सवाल आ गया है कि जनाब आप कहते हैं ये तो अल्लाह का शुक्र है मुझे आता है, मैंने भाई यही याद किया हुआ था, वही आ गया, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा हो जाता है सर, पॉइंट समझ रहे हैं? आपने पूरा टॉपिक नहीं किया होता, आपने 4-5 पेपर किए तो उसी में से ही आ जाता है, ऐसा हो जाता है। सर पॉइंट ये ऑन द स्पॉट पेपर क्या कहता है, ये सारे तजिए ना शुरू के लिए होते हैं कि यार इतने मार्क्स का यहां से आता है, इतने मार्क्स का यहां से आता है। जिस बच्चे को पेपर में रिटर्न असेसमेंट अपील 18 मार्क्स का है ना, उसके लिए सारे एनालिसिस फारिग हैं, उसके लिए तो वो 18 मार्क्स की वेटेज रखता है। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब ये सारी डिस्कशन करने का मकसद ये है ऑन द स्पॉट पेपर में क्या है, इसको एनालाइज करना और पेपर को हल करना, ये आर्ट है। मैंने ये वाले पेपर की एग्जांपल आपके सामने ली है, ये पेपर मैं शुरू करता हूं। सर सबसे पहले मैंने ये पहले 15 मिनट की गेम क्या है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू किया। अदनान रेजिडेंट पर्सन है, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस और फेयर मार्केट। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैंने सवाल को पहले 10 सेकंड में कैच कर लिया है कि ये सैलरी का न्यूमेरिकल है, सैलरी का न्यूमेरिकल, ठीक हो गया। अगले सवाल पे आया क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैश, पेमेंट ऑफ एनी सम बाय प्राइवेट कंपनी। चाहिए तो प्राइवेट कंपनी अगर क्या होता है, ये डिविडेंड होता है। प्रॉफिट ऑन डेट नॉन रेजिडेंट को मिले, चैप्टर नंबर 11 से जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसकी बात कर रहा है। सर ये प्रॉफिट ऑन डेट अगर नॉन रेजिडेंट को मिले, ये अदर सोर्स नहीं है, ये एग्जेम्प्ट होता है। सर 1 2 3 जैसे ही मैंने ये सवाल पढ़े, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा यार ये तो सवाल शुक्र है आसान आ गया, इसको टिक किया, इस पे लगाया 1 का मतलब है ये मैं सबसे पहली प्रायोरिटी पे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने देखा है। अच्छा मैं ना पहले सवाल पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ काशिफ अंडर ए प्रॉपर्टी। अच्छा ये हेड्स ऑफ इनकम का सवाल है, रेंट शेंट का होगा। अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं पढ़ रहा, मैं बेसिक लेवल की डिस्कशन में हूं। क्वेश्चन नंबर 4 टेक टूल्स है, ये लेंथी सवाल है, लॉसेस शॉसेस चीजें दी हुई हैं। अच्छा चलो इसको मैं इसके बाद देखूंगा, ये भी मैं अभी नहीं कर रहा, अभी मेरे ज़हन में फौरी तौर पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आया। अब आप देखिए आप 4 सफ़े पलट चुके हैं अब तक। एक सवाल है जो आपके कंट्रोल में था कि यार ये तो हो जाएगा, परेशान नहीं होना सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अहमद रेजिडेंट पर्सन इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग हिज वेल्थ स्टेटमेंट। ये वेल्थ स्टेटमेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, व्हाट इज स्पेशल ऑडिट पैनल ब्रीफली डिस्कस इस प्रोविजन अंडर इन। ये 4 नंबर का सवाल जो है ये आपको कहना चाहिए ये फर्स्ट कैटेगरी वाला सवाल है, रट्टे वाला सवाल है। जो वो था वो ये। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। ये भी फर्स्ट वाला सवाल है। ये तो ऐसा सवाल है जिसको छाप देना, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, ये 6 एडजस्टमेंट है और लिखा हुआ है स्टेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्जेबल टू टैक्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। अच्छा जी, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बताने से मेरे में फौरन ये आया बस एक वैल्यू निकालनी होगी इसकी। ठीक हो गया, चलो जी ये भी कर लेते हैं। ये वो वाले सवाल है ना जिसको मैं कहता हूं कि मैं दस्ती खत्म करता हूं, ये उस कैटेगरी का नहीं है। उस कैटेगरी के कौन से थे? 5 का पार्ट बी था, क्वेश्चन नंबर 6 था।
अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 7, ये तो भाई फुल फ्लैश न्यूमेरिकल है, इसको छोड़े। क्वेश्चन नंबर 8, एनएफसी और की प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट प्रोटेक्ट्स। यार ये 4 और 4 8 नंबर तो सीधे बनते हैं, यस और नो। अब आप मेरी आराम से बात सुनो, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं जो मेरे मुताबिक कैटेगरी 1 है, इजीएस्ट सवाल, फुल रट्टे वाले, जिसमें कुछ नहीं करना, जिसमें सिर्फ रट्टा लगना है। ये कौन कौन से हैं सर, मैं आपके साथ चले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 9 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी 4 का, क्वेश्चन नंबर 6 का 6, क्वेश्चन नंबर 8 ये टोटल कीजिएगा। जो बच्चा ये 27 मार्क्स का पेपर आधे, यार ये क्या ये सवाल सारे आधे घंटे में हो सकते हैं? जो बच्चा ये 27 मार्क्स का पेपर आधे घंटे में कर गया वो पास हो जाएगा। मैंने भी पूरा पेपर नहीं पढ़ा, मैंने आपको पेपर को डिकोड करने का तरीका बताया कि पेपर को खोलते कैसे हैं। ये इजीएस्ट सवाल है, जिस बच्चे को ये नहीं आते उस जाती है। हो सकता है आपको एक पार्ट ना आता, अच्छा चलो ठीक है, मैं ये कहता हूं ये मुझे 8 में से 4 का आता है, 4 का नहीं आता, 4 का आता है, तो ये कितना बन गया? फिर भी ठीक है, बेहतर, कोई मसला नहीं। ये वो वाला पार्ट है जिसको आपने सबसे पहले फारिग करना है। सर जिस बच्चे के पेपर पे 23 से 25 मार्क्स का पेपर वो लिख चुका होता है ना, उसे पता होता है मेरा ये ठीक है, असल में उसका कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द पेपर बड़ा ऊपर चला जाता है। उसको खुशी होने लग जाती है, यार इंशाल्लाह निकल जाएगा, आधा तो पास हो भी गया हूं मैं। सर जिसने 23 से 25 मार्क्स इसमें ले लिए वो आधा पास है, यस और नो? अब अभी आपने सिर्फ 4 पार्ट्स हल किए हैं और आप ज़हनी तौर पे अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं पास हूं, मैं पास हूं। वो पेपर में अपने आप को ये बात कहनी बार बार, मैं पास हूं, कंफर्म पास हूं, इंशाल्लाह पास हूं, ये बहुत जरूरी है। आपने सबसे पहले एक मुश्किल सवाल उठाया, बाकी सारा पेपर आसान है, वो कर रहे हैं, तीसरी एडजस्टमेंट भी नहीं आती, चौथी भी नहीं आती, पांचवी भी नहीं आती। सर अब आप परेशानी में हैं, ये गलती है, ये नहीं करना। पेपर में अपने आप को क्या तरीका बताना है? मैं पास हूं, सवाल ये वाले उठाने हैं। और सर बाकी सवाल तो भी पढ़े भी नहीं, लेकिन मुझे ये समझ आ गई यार ये 25-27 मार्क्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे मलाई सवाल है, पकड़ के इसको खत्म कर देना। जब आप इस पॉइंट तक आ गए और आपने पहले सबसे इजीएस्ट सवाल कर लिए, अब मैं चल रहा हूं, मैंने इनिशियल जो टाइम है, जो रीडिंग टाइम है, उसमें मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूं कि यार मेरे कौन कौन से सवाल कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं। अब आ जाओ दूसरा, दोबारा मैं एक बार पेपर देखा और मैं अब आ गया हूं उन सवालों की तरफ जो रिलेटिवली लेंथी है लेकिन फुल फ्लैश न्यूमेरिकल नहीं है। जैसा कि कैटेगरी 2, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अच्छा जी, ये सवाल है सेकंड कैटेगरी वाले, क्या मार्क्स हैं इसके? क्वेश्चन नंबर 3 के 8 है, 5 के ए के कितने हैं? 4,
ये कितने हो गए? 16 और 4। अच्छा जनाब, ये हमारे पास आ गए दूसरी कैटेगरी। आपने सब देखिए, मैं आपको एक चीज, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि आपने वो वाला सिरा पकड़ना है जहां से आप खींचते जाएं और पेपर हल होता जाए। आपने सबसे पहले पेपर सॉल्व करना वहां से शुरू कर दिया, जो कि आगे से बंद है रास्ता, जो कि आप ये पेपर में कॉन्फिडेंस नीचे ले आएगा। सर, जिस बच्चे का पेपर में कॉन्फिडेंस नीचे आ जाए ना, एक बंदा होता है वो इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के कहता है जी इसका मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता। और एक वो बंदा होता है जो कहता है सर असल में मुझे कल बड़ा बुखार था इसलिए मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहा। ये बंदा फारग है। मेरे मुताबिक आपने पेपर में बैठने और पेपर में एक ऐसा सिरा पकड़ना है जहां से आप सवाल हल करते रहे। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आपको पेपर करके समझ आ रही होगी कि यार जब आप ये करते हैं तो आपको क्या फील होता है। असल में जब आप 23-25 मार्क्स का पेपर पे उतार लेते हैं ना और आपको पता होता है मेरा ये ठीक है, तो आप साइकोलॉजिकली पास हो गए होते हैं। फिर उसके बाद जब आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं ना समझ आ रही, तो यार कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कितने मार्क्स की है? 2-3 लानत भेजता हूं मैं 3 नंबर पे। मैंने पेपर निकालना है, मैंने पेपर पास करना है। लेकिन अगर आप पहले सवाल में ही हार गए, वो इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, उसकी एडजस्टमेंट भी आपको नहीं आ रही, उस वक्त आप पैनिक कर जाते हैं। इस पेपर में छुपे 23 मार्क्स को सबसे पहले पकड़ने वाला, 27 मार्क्स को सबसे पहले पकड़ने वाला जो है ना, उसका मतलब है उसको राइट अप्रोच पता है, हल कैसे करना है। इस 20 मार्क्स के पेपर में आप गौर करेंगे तो ये पार्ट भी टैक्सेबल गुड्स 8 लाख की सेल की, डीलर को 20% रेट डिस्काउंट दिया एज पर द मार्केट नॉर्म्स। डिस्काउंटेड प्राइस इनवॉइस पे शो नहीं थी, होनी चाहिए थी। फुल वैल्यू लेंगे 8, यही है ना भाई। 8 लाख को ग्रॉस करना है, डिवाइडेड बाय 0.8 करेंगे, 9,60,000 आ गया, 10 लाख पूरा आ गया। यस, तो इस तरह एक पार्ट ये देखो, अब ये 1.5 मार्क्स कमा लिया आपने। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 1.5 मिलियन इंटरनल टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, 40% लोकली प्रोक्योर्ड था और 60% वॉज भाईजान ओन मैन्युफैक्चर्ड था। सर जी आपने पुट टू बिजनेस यूज कर लिया है, कुछ सप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस ऑफ 6 लाख, एडवांस का चक्कर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, 1000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन थर्ड्स का रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू पार्ट्स थे फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस। सर जी वारंटी वाले हैं, सप्लाई नहीं होगी। छठी बात, टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज 4 लाख वर सोल्ड एट क्रेडिट, ये कैश डिस्काउंट है। सर जी कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को अकाउंट फॉर नहीं करते। ट्रेड हो और इनवॉइस पे शो हो रहा हो और एज पर द नॉर्म्स, यही पढ़ाया हुआ ना सर। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं यार, क्या ये 8 मार्क्स से आप मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते? मेरे मुताबिक ये वो वाले मार्क्स हैं जिस पर आप मेहनत करिए, इस पर आप थोड़ी सी सरदर्द लगाएंगे, 8 में से 6 नंबर लेना मुश्किल। अच्छा जी आगे आ जाएं। 5A वो कहते हैं पर्सनल कार थी, उसकी कार परचेज की थी 2022 में, ये बेच दी है, कोई मसला नहीं है, पर्सनल कार बेच दी, एसेट कम हो जाएगा। सर जी एसेट कम कर देंगे और ये जो उसमें बैंक रिकंसिलिएशन है, सॉरी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, उसमें जो इंक्रीज है वो ऐड हो जाएगा।
ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024 उसने पे किया 18 लाख अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फी फ्री लोन ऑफ रुपीज 3 मिलियन। द लोन, अच्छा लोन है, पे किया है, लोन को कम कर देंगे, लोन को कम कर देंगे। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024 अहमद रिसीव्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4.2 मिलियन फ्रॉम एओपी। सर ये प्रॉफिट मिला है, ये जो है वो प्रॉफिट है, ये इनकम में ऐड होगा, रिकंसिलिएशन में ऐड होगा। अब जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि एक तरफ वेल्थ रिकंसिलिएशन बनाई होती है, एक तरफ वेल्थ स्टेटमेंट बनाई होती है, वही इसको ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल सकता है। बट इसके लिए कम से कम आपने 2 से 3 वेल्थ स्टेटमेंट्स बनाई हो तो आप इसको हल कर सकते हैं। ये इतना ट्रिकी सवाल था, ये इतना सीधा नहीं था, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेल्थ स्टेटमेंट जो एसेट है उसका इंपैक्ट उधर आना है, लायबिलिटी का इंपैक्ट वेल्थ स्टेटमेंट पे आना है, और वेल्थ रिकंसिलिएशन पे जो इंपैक्ट आना है वो इनकम और एक्सपेंस का है। यही उसने यहां पर, जहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये इनकम का इंपैक्ट भी है, और टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी थी, इसमें वो इनकम वाला इंपैक्ट ऐड कर देंगे। और He was also provided a car worth 7.5 million by an AOP for official। इसका तो कुछ भी नहीं होगा, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये AOP की कार है। अच्छा, इसने 10 तोला गोल्ड खरीदा था 15 लाख का, मार्केट वैल्यू गोल्ड कितनी थी, कुछ भी नहीं करेंगे, गोल्ड खरीदा था, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आ रहा होगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5A। फिर वही बात है, अगर आप में से किसी ने वेल्थ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस नहीं की तो उसके लिए ये वाला सवाल हजम करना मुश्किल है। लेट्स से नहीं किया तो क्या होगा, ये 4 मार्क्स में से एक आध लोगे। चलो मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि बीच में से चीजें आपको नहीं आ रही, मैं फिर भी साबित करूंगा कि इस 100 में से 50 लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह के पेपर में से जो नहीं आ रहा उसको ज्यूम करें कि आप नहीं हैंडल कर सके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये वो वाला सवाल है जिसकी आपने बड़ी बार प्रैक्टिस की हुई है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक हो गया। प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पर दे दिया, यूटिलिटी एमेनिटीज दी हुई है, बैकअप जनरेटर दिया हुआ है। ये वो वाला सवाल था मेरे मुताबिक, ये वो वाला सवाल है जो हर बच्चे को आना चाहिए। और 8 में से 8 ना लें तो 6 नंबर या 5 से 6 नंबर लेना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। तो भाई हम एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा चलो जी, अब आप यहां तक पहुंच गए, आपने पेपर को रीड किया, आपने प्लान किया, ये कैटेगरी 1 का सवाल है, इसको तो पहले करना है, फिर ये कैटेगरी बी का सवाल है, इसको बाद में करना है। अब आ गई कैटेगरी 1 और 2 के बाद कैटेगरी 3, जिसमें आपके पास सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स रह गए। ये न्यूमेरिकल्स जितने भी आसान आपको लगे आपने सबसे लास्ट में करने होते हैं, याद रखना। ये न्यूमेरिकल पहले नहीं करने होते। असल में न्यूमेरिकल होता है लेंथी सवाल। आपको जो न्यूमेरिकल कर इस वक्त तक अगर आप 23 और 35 36 नंबर ले चुके हो, बल्कि 35 से 40 मार्क्स बगैर न्यूमेरिकल हल की अगर आप पहुंच गए हो, 35 पे भी पहुंच गए हो, तो सर आप सोचो 60 मार्क्स के या 55 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, उसमें से आपको टोटल पास होने के लिए सिर्फ 15 नंबर चाहिए। यानी एक न्यूमेरिकल आप सॉलिड ठीक कर लें, आपका पेपर पास। पॉइंट समझ आ रहा है? अब इतनी भी अन्नी नहीं पड़ी कि बिल्कुल सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आपसे हल ही ना हो। इतनी भी बात नहीं है कि सैलरी का न्यूमेरिकल मेरा बिल्कुल दिमाग घूम गया, मुझे भूल गया सैलरी कौन से हेड में आनी चाहिए थी। अगर आपने क्लास ली है, आप सांस लेते रहे हैं, दिमाग उस जगह काम कर रहा था, तो इतना तो आपको समझ आ ही गया कि यार सैलरी की चीजें हैं, कुछ ऐड होंगी कुछ लेस होंगी, हो सकता है। मैं कहता हूं यार आप छोड़ दो, आप सैलरी का न्यूमेरिकल 18 मार्क्स का है, इसमें से 10-12 नंबर लेना कोई बहुत बड़ी बात
नहीं है। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल पे आओ। वही एक्सपोर्ट, वही एग्जेम्प्ट, वही जीरो रेटेड, वही अपॉर्शनमेंट, यार यही चीजें ही है ना सर, पॉइंट वही है। मेरा मानना है मैं न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इस पॉइंट पर ले आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। 18 है, 4 के कितने हैं? 20 और 7 के कितने हैं? सर ये आइडियल तरीका है। सैलरी का न्यूमेरिकल हल करेंगे। मैं आपको सैलरी के न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट नहीं बता रहा, मैं आपको इसका रूट बता रहा हूं। भाईजान आपने सगीर वाला सवाल किया है, ये उस टाइप का सवाल है, ये उस कैटेगरी का सवाल है। आपको इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ आई, आप सगीर वाला सवाल उठा के देखें, आप कहेंगे यार ये तो ये एडजस्टमेंट यहां से ली हुई है। दूसरे नंबर पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने फेथ ब्रदर वाला सवाल किया है, ये उस कैटेगरी वाला सवाल था। यानी अगर आपसे ये सवाल हल नहीं हुआ तो एक बार ये सोचिए कि आपको सगीर वाला सवाल क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, वो आना चाहिए। अगर आपसे इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला सवाल हल नहीं हुआ तो फिर आपको फेथ ब्रदर वाला सवाल क्यों नहीं आता, आना चाहिए। वो करें, जाके उसकी वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, शाहीन एसोसिएट, ये कैसा सवाल है? ये मेहरबान की तरह का सवाल है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि आपने मेहरबान वाले सवाल की प्रैक्टिस। सर मैंने आपको पूरा पेपर ना उसको एक्सरे करके, और जिसने कसाई होते ना सारी बोनलेस हिलेसा कर देता है पूरा पेपर एक्सरे करके ना आपको मैंने बता दिया कि भाई ऐसे पेपर को आपने पहले 15 मिनट में डिकोड कर लेना है, बैक एंड पे क्या चल रहा है। यार ये वो वाले सवाल हैं जो आपको, जो क्रैमिंग वाले सवाल है, कंक्लूजन, वो वाले सवाल जो क्रैमिंग वाले सवाल हैं आपको पक्के आते हैं कैटेगरी 1। सबसे पहले इनको हल करना है। इनको हल करने से आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा। उस कॉन्फिडेंस को जो आपको पेपर में, देखिए याद रखें आपने पूरी तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, इसके बावजूद जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन सॉल्व करने से, मार्क्स ऑब्टेन करने से आता है, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो जो आसान सवाल है, हमेशा लोग कहते हैं जी मैं मुश्किल कर लूं, बाद में आसान कर लूं। बेटे आप आसान जोगे नहीं रहेंगे, आप रास्ते में ही फोत हो जाएंगे। क्योंकि प्रेशर होगा ना आप पे, जब आप पे प्रेशर, आप प्रेशर को अपने ऊपर आने देंगे। देखिए अगर खुदा ना खास्ता आप इस कैटेगरी में आए और आपको क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल नहीं समझ आया या क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल नहीं समझ आया, आप कहेंगे आप क्या हो सकता है, मैं पहले तो सारे कर आए हूं। सर आपको जो आता था वो सारा आपने कर दिया। अब अगर इस सवाल में आप कहीं पर फंसते हैं तो कोई बात नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा आपको यही नुकसान पहुंचाएगा कि ये सवाल नहीं हल होगा, वगरना ये वाले सवाल तो आप पहले ही हल कर चुके हुए हैं। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले थ्योरेटिकल वाला क्रैमिंग पोर्शन, दूसरे नंबर पे छोटे सवाल, तीसरे नंबर पे आपको लगता है आपकी स्किल बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स के तो मसला ही नहीं है। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पढ़ें, देखें न्यूमेरिकल समझ आ रहा है।
उसको करना शुरू करें, उसको कर दें। यानी यहां पर जब आप पहुंचेंगे, ये दोनों कैटेगरियां कवर कर चुके हो, तो फिर यहां पर आके आप असेस कर लें। नॉर्मली सैलरी वाला न्यूमेरिकल जितना भी मुश्किल हो, उसके अंदर से 50% मार्क्स लेने हमेशा आसान होते हैं। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल जितना भी मुश्किल हो, उसमें से भी 50% मार्क्स लेने मुश्किल नहीं होते। मेरा तो मानना इनकम टैक्स के बारे में भी यही है कि यार एडजस्टमेंट नहीं ना आती होंगी, 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, 3 नहीं आती, क्या फर्क पड़ेगा, 10 एडजस्टमेंट है, बाकी 7 तो आती हैं, वो करो यार, हर एडजस्टमेंट के मार्क्स है। तो मैं बार बस आपको ये बता रहा हूं, ये फाइनल प्लान आपको मैंने दे दिया है पेपर पे जाने से पहले। इस तरह से हल करना है, इस तरह से एक एक चीज को लेके चलना है। ये खाली बातें नहीं है, ये करेंगे तो ही होगा जी। हम तो वर्किंग में यानी कि वो करेंगे ना एडजस्टमेंट, जब टोटल में यानी कि स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। सर वो वर्किंग आपने पेपर में ही करनी है ना। ऐसा ना हो वो मेन पे जो सर जी, वो मेन पर जो भी होगा, आप मेन पे आखिर तो उसकी कोई वर्किंग 1 भी रेफर करेंगे और ये फिगर भी रेफर करेंगे, वो लाजमी तौर पे वर्किंग 1 पे जाएगा। वर्किंग 1 में सारी चीजें देखेगा, आपको मार्क्स देगा। सर समझ आ रही है? तो इस चीज से बॉदर ना करें आप कि आपने वर्किंग में किया, तो वर्किंग आपके आंसर शीट पे वर्किंग की है, वर्किंग उसके साथ रवाना करनी है आपने। और सर समझ आ रही है? ये सर सारा प्लान है। मैं समझता हूं अगर आप पेपर को इस तरह से डिकोड कर ले पहले 15 मिनट में, आपको समझ आ जाए मैंने कौन कौन से सवाल पहले करने हैं, और पेपर में आप करते रहें सवाल, आसान आसान सवाल करते रहे, हर 5 नंबर, हर 4 नंबर, हर 3 नंबर, हर 6 नंबर का सवाल आपको कॉन्फिडेंस दे रहा होगा। ये कॉन्फिडेंस आपको पेपर में चाहिए होता है। आप 25 मार्क्स का पेपर पहले हल कर लें, न्यूमेरिकल को भी आपने टच भी नहीं किया, सर आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर कैटेगरी 2 में है, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। अच्छा वैसे आपको मैं बताऊं, ये प्योर मेहनत है, ये आपने बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मार के चीजों को क्रैम किया है। ये सबसे मेहनत तलब काम है, ये सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब ये आ जाता है ना, तो फिर आपको कुछ दे के जाता है। दूसरे नंबर पे ये वाली कैटेगरी है, न्यूमेरिकल है, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, लक नहीं है। सर लक कितनी है? जिस बच्चे ने टैक्स नहीं पढ़ा वो ये सवाल नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है उसकी लक खराब है। नॉलेज है, डन हो गया। सर ये इस तरह से सवाल करना है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैंने आपको जो आर्ट सिखाना था ओवरऑल पेपर हैंडलिंग का, सर मेरा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा ओवरऑल पेपर को अच्छा हैंडल करे तो वो पेपर में 5 से 7 नंबर प्लस ले जाएगा इंशाल्लाह। सर आपको अंदाजा नहीं है कि साइकोलॉजिकली कितना बड़ा इंपैक्ट है। आपके पास आप 40 नंबर पे यहां पे बैठे हो ना, अभी आपने न्यूमेरिकल को हाथ ना लगाया, आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता। आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा होता है कि ऐसी की तैसी न्यूमेरिकल करेंगे, वैसे ही मैं पास हूं इंशाल्लाह। फर्क पड़ता है ना सर। अगर आपने पहले ही न्यूमेरिकल शुरू किया है, अभी आपने ये वाले सवाल टच भी नहीं किए, न्यूमेरिकल नहीं, आपको साइकोलॉजिकली कह देना यार मुझे ये भी नहीं आ रहा, मुझे वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी भूल रहा है, वहां पर आप गए। आपने अपने आप को कभी ऐसे पॉइंट पर लेकर ही नहीं आना कि आप कहें कि काम खराब हो गया। काम नहीं खराब होने देना इंशाल्लाह। आपने सवाल इस तरह करना। कुछ लोग तो आपको मैं बताऊं, आप जितने भी आज तक न्यूमेरिकल पेपर आए देखें, सबसे मुश्किल से वो यानी वो बड़े न्यूमेरिकल से, मुश्किल न्यूमेरिकल से पेपर शुरू करता है साइकोलॉजिकली है। आपको मैं टिप बता दूं, कभी आपको लगे ना कि ये पेपर एक भी बड़ा न्यूमेरिकल है दूसरा भी है, फौरन पेपर उल्टा पढ़ना शुरू कर। सबसे आखिरी सवाल पहले पढ़े, आसान होगा, फिर उस उल्टा पढ़ना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह पढ़ेंगे आप ना। कभी गौर करना, पेपर के आखिरी 1 सफ़े पर 2 सफ़े पर 50 मार्क्स से ज़्यादा के सवाल होते हैं। टोटल 6 मार्क्स का 6 पेपर्स का होगा,
या 7 का, और आखिरी 2 सफ़े पर 50 मार्क्स के सवाल होंगे, पहले 4 सफ़ों पर 50 मार्क्स के, यानी आखिरी सफ़े। जब 2 सफ़ों पर मार्क्स ज्यादा एलोकेटेड है, इसका मतलब है वो छोटे छोटे सवाल है, छोटा सवाल आपके काम का है, क्योंकि वो क्रैमिंग वाला है। टाइम कम में इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। ले सर, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछिए। सर ये न्यूमेरिकल 2-3 पेजेस भी होता है जहाँ हम शुरू करते हैं, वहाँ तो रेफरेंस देते हैं, जो पेज रेफरेंस देंगे या खाली छोड़ देंगे? सर रेफरेंस क्यों देंगे, वहाँ पे वर्किंग वन लिखेंगे ना सर। क्वेश्चन के बॉक्स पे तो आपने वर्किंग का थोड़ी रेफरेंस देना, आपने क्वेश्चन का रेफरेंस देना है। क्वेश्चन आपके वहां पर आप लोग उसने लिखा है, आपने पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू की है, तो बस ठीक है। अब पेज 8 पे क्वेश्चन 1 की वर्किंग है, तो वो थोड़ी रेफर करेंगे जी। और कोई सवाल? वो क्वेश्चन 1 कर रहे हैं ना आप, लेट से, तो 1 लिखेंगे। यस जी, जब तक चलेगा जी भाई। अगर एडजस्टेबल अनाउंस को 40 डे डिपॉजिट करना हो तो वो कैसे करते हैं? अगर 40 डे डिपॉजिट जो है वो एडजस्टेबल अनाउंस ही हो तो रिमेनिंग देंगे या पूरे ही देंगे? फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है सर जी, सर उस ईयर में तो वापस किया है, वो तो डिडक्ट होना है उस ईयर में, उसमें दिया था उसको तो कुछ करेंगे। एडजस्टेबल एडवांस फॉरफिट कर ली है। डाउन पेमेंट पे ना क्वेश्चन है जी सर जी, बताइए भाईजान। सर जी वो जो नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट था ना, देखिए मेरी बात सुने, फॉरफिट किसकी बात की है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो अमाउंट है आपने वो फॉरफिट की है, यही पढ़ा है ना प्रॉपर्टी के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हवाले से जो पैसे लिए थे वो फॉरफिट किए, ठीक हो गया। ये नॉर्मली आप फॉरफिट कैसे करेंगे? तो नॉर्मली आप फॉरफिट करेंगे ही नहीं। बहरहाल काशिफ ऑल्सो प्रोवाइड अहमद विद इलेक्ट्रिसिटी, और ये कहाँ पर है सर? सर मैंने ये नहीं कहा इग्नोर करेंगे, मैंने ये कहा कि नॉर्मली जो फॉरफिटेड डिपॉजिट है उसका रूल ये है। यहां पर आपने अगर यहां पर उसने आपका, हाँ ये एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली है ना 25 अक्टूबर 2023 को, तो भाई परचेज ऑफ बेंगलोर की डील ही थी, फिर वही बात है सेल की डील है। एज पर द एग्रीमेंट काशिफ फॉरफिटेड द नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, तो उसको अकाउंट फॉर करें, क्या दिक्कत क्या है इसमें? सर जी जो ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ है, सर जी मेरी बात सुने, दो तरह के फायदे हैं। एक फायदा ये जी, मैं आपका क्वेश्चन पिक कर गया हूं, मैं अब इसका जवाब देता हूं। आपको 35 लाख मिला और वो 35 लाख नॉन एडजस्टेबल था, जिसका मतलब था ये बाद में वापस हो जाएगा। तो वो 2 साल तक या 3 साल तक आपने 35 लाख इस्तेमाल किया, डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करेंगे। ये तो उस अमाउंट के ये तो अमाउंट इस्तेमाल करने का फायदा है। अच्छा, बाद में आपका वो 35 लाख पूरा ही आपने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, ये अब इनकम में चला जाएगा, पूरे पैसे इनकम में जाएंगे। उसकी लॉजिक सुनो सर जी। अभी अभी सुन लो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं। आपके ना मिस्टर शेंग वाले सवाल में एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ये है कि उसने लोन लिया था, मेरा ख्याल है 3 मिलियन का है, लेट्स से 30 मिलियन का लोन था।
एक एम्प्लॉयर से लोन लिया, दूसरे एम्प्लॉयर ने वो लोन अदा कर दिया। तो जिस एम्प्लॉयर से वो लोन लिया था वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो हमने उसका क्या किया था, 10% इनकम में शामिल किया था, याद है? अच्छा, और दूसरे एम्प्लॉयर ने वो लोन अदा कर दिया था, तो कितने का फायदा हुआ था? पूरी अमाउंट का फायदा हुआ था। अच्छा मेरी बात सुनो, एक चीज को समझो, ये जो 10% का फायदा होता है ना, ये अमाउंट जो उसने इस्तेमाल करने के लिए आपको दिया, ये उसका फायदा होता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी ये समझ लो कि इंटरेस्ट के बराबर फायदा लेते हैं। जो अमाउंट आपके पास है इस्तेमाल, वो जो अमाउंट जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फायदा 10% के बराबर है, वो इनकम में शामिल करते हैं। और बाद में वो अमाउंट आपने फॉरफीट ही कर ली, तो वो पूरी अमाउंट फॉरफीट की है, तो वो इनकम में भी शामिल हो गई। भाई मेरा पॉइंट पिक कर गए हो जी? और कोई सवाल? ले सर, मैं अब बेसिकली आज का जो डिस्कशन का एजेंडा होता है ना, दैट इज एक्चुअली टैक्सेबिलिटी से ज्यादा वो ओवरऑल पेपर हैंडलिंग पे फोकस होता है। मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाऊं सारी बातें। एक बार एक काम कर लीजिएगा, लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर जरूर देखिए। वो देखे बगैर आपने पेपर में नहीं जाना। मैं बहुत से सवाल लेटेस्ट अटेम्प्ट के डालना चाहता था, मगर मैं इसलिए नहीं डाले कि फिर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये सवाल तो पहले आया हुआ। खासतौर पे बहुत से बच्चे रिपीट कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये पिछली बार का पेपर ही दे दिया है। लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर हल जरूर करके फिर आपने पेपर में बैठना। ये जी भाई सर जी आई कैप का पेपर ले और आई कैप का सॉल्यूशन ले, जहां पर प्रॉब्लम हो मैं हाजिर हूं। ठीक है सर मैं हाजिर हूं सर, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा यार। जी भाई इस पेपर के सॉल्यूशन की बात करें भाईजान, ये कल सुबह ग्रुप में शेयर हो जाएगा। सॉल्यूशन बन गया हुआ इसका, साथ सॉल्यूशन बनाए बगैर इस क्वालिटी का पेपर नहीं बन सकता। आपको बताऊं गलतियां होती हैं। हमने पहले ये सवाल बनाया है, फिर बाद में इसका सारा सॉल्यूशन किया है, फिर उसके बाद करने के बाद जब श्योर हो गया कि पेपर में गलती नहीं है, फिर आप लोगों के साथ शेयर किया। कितनी गलती निकली है पेपर में? तो सर ऐसे नहीं हो सकता जब तक आपने पूरा सॉल्व ना किया उसको। डन हो गया सर जी? ये हमारी डिस्कशन थी आज की। आज के लिए इतना ही था जी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और इस अटेम्प्ट में आप टैक्स के पेपर से जान छुड़ा लें इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।